एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 49 कवर करने वाले हैं क्योंकि हमारे 48 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये यूपीपीसीएस एंड आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए सारे टेस्ट हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन की क्वालिटी एकदम अच्छी खासी है, कोई हलवा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। एक दो क्वेश्चन हम दे देते हैं हलवा, ताकि आप लोगों को ऐसा नहीं रहे कि भाई टेस्ट में हमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन लगाते हैं और बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स भी आता है, बट ठीक है, आप लोग अपने सोर्स से पढ़िए और उसके थ्रू आप सारे क्वेश्चंस को लगाइए। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। झेलम नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। योर ऑप्शंस आर, यह श्रीनगर होते हुए वुलर झील में मिल जाती है। सेकंड है, यह हिमालय क्षेत्र में विसर्पण करती है। विसर्पण, विसर्पण लाइक दिस। ओके, जब नदी इस तरीके से बहती है, ऐसे 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 ऐसे, इट्स कॉल्ड विसर्पण। ठीक है, कई बार बता चुकी हूँ। यह अनंतनाग से बारामूला तक नौकागम्य है। और नेक्स्ट है, जम्मू झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। क्या आपको लगता है कि जम्मू झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है? आपने कहीं पढ़ा है ऐसा? मैंने तो नहीं पढ़ा। श्रीनगर बसा हुआ है, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जम्मू नहीं बल्कि श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं झेलम नदी को लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था की गई है? योर ऑप्शंस आर, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 45वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ओके, क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट करते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था की गई है? तो वो आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, जिसके द्वारा ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। बाकी ये दोनों जो हैं आपके छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको 36वां और 35वां। ठीक है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। लाइकेन वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं क्योंकि वायु प्रदूषण वाली जगह पर ये स्वतः समाप्त होने लगते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। या फिर कथन सही है और कारण गलत है, या फिर कथन गलत है और कारण सही है। बताइए, लगाना इरिटेटिंग? इसीलिए नहीं पढ़ती मैं, मुझे पता है बहुत इरिटेटिंग लगता है सेम सेम ऑप्शंस पढ़ना, मेरे को भी लगता है, इसीलिए मैं पढ़ती नहीं हूँ। ठीक है, देखिए, लाइकेन वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि वायु प्रदूषण वाली जगह पर ये स्वतः समाप्त हो जाते हैं, ये इसका रीज़न है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, लाइकेन एक प्रकार के मिश्र जीव हैं जो कवक तथा शैवालों के साहचर्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं। वायु प्रदूषण वाली जगह पर ये स्वतः समाप्त होने लगते हैं। यही कारण है कि ये वायु प्रदूषक के अच्छे सूचक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे उद्योग जो किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं जिन पर स्थान, संसाधन या परिवहन जैसे कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? सनराइज उद्योग, फूट लूज उद्योग, लाइट उद्योग, या फिर उपरोक्त सभी क्या कहलाते हैं? बताइए। वो कहलाते हैं फूट लूज उद्योग। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऐसे उद्योग जो किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं जिन स्थान पर संसाधन या परिवहन जैसे कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फूड क्लोज उद्योग कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर उद्योग। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। थोक मूल्य सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति का सबसे प्रचलित माप है। इसका संकलन वर्तमान में नीति आयोग द्वारा मासिक स्तर पर होता है। हमें इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। योर ऑप्शंस आर, और केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना ही दो। एक्चुअली जो थोक मूल्य सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति का सबसे प्रचलित माप है, ये बिल्कुल सही बात है। इसका संकलन वर्तमान स्थिति में नीति आयोग द्वारा होता है, बिल्कुल गलत बात है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि केवल एक सही है इसमें। ठीक है, दूसरा गलत है। थोक मूल्य सूचकांक का संकलन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मासिक स्तर पर होता है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 और 12 है। ठीक है, तो देखिए, इसमें से सबसे पहले ये जरूर याद रखना कि आधार क्या है प्रेजेंट में। ठीक है, किस बेसिस पर किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सी घाटी वृहद व लघु हिमालय के बीच स्थित है? और ऑप्शंस आर कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, चुम्बी घाटी या फिर उपरोक्त सभी। कौन सी घाटी वृहद व लघु हिमालय के बीच स्थित है? गाइज प्लीज़ मैप देख लीजिएगा, ओके, ये बिना मैप ही क्लियर नहीं होगा। तीनों ही घाटियाँ ऐसी हैं जो कि वृहद और लघु हिमालय के बीच में है। लघु हिमालय शिवालिक को मत समझना, आप लघु छोटा समझ के शिवालिक को क्लिक मत करना, बिकॉज लघु मध्य हिमालय को बोला जाता है। तो कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा एंड चुम्बी घाटी तीनों ही जो है मध्य और वृहद के बीच में है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वृहद व लघु हिमालय के बीच स्थित घाटियों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। 5 घाटियाँ, ऊपर केवल 3 दी गई हैं। कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, काठमांडू घाटी एंड चुम्बी घाटी। ठीक है, चुम्बी घाटी सिक्किम में है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में यह सबसे बड़ा निकाय है। जिला परिषद की बात हो रही है। इसमें न्यूनतम 50 सदस्य तथा अधिकतम 75 सदस्य हो सकते हैं। लास्ट है, लोकसभा सांसद भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ऑप्शन है केवल एक सही है, एक और दो सही है, 2 और 3 सही है, या फिर 1 2 3 यानी कि तीनों ही सही हैं। देखिए, एक्चुअली पंचायती राज व्यवस्था में सबसे बड़ा निकाय होता है जिला परिषद का, बिल्कुल सही बात है। और इसमें 50 सदस्य या फिर कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 75 हो सकते हैं, ये भी करेक्ट है। लोकसभा सांसद भी जिला परिषद के सदस्य हो सकते हैं या फिर होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जिला परिषद के बारे में दिए गए कथन बिल्कुल सही हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फोगाकू को पूरी तरह से विकसित कर लिया है? ऑप्शन है चीन, सिंगापुर, हांगकांग या फिर जापान। ठीक है, तो वह जो कंट्री है उसका नाम जापान है। चाइना मत करके आना, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, हमें मालूम है, बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड है, ये भी मालूम है हमें, बट प्लीज़ इसका आंसर चाइना मत करके आना। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, जापान। जापान के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फोगाकू को पूरी तरह से विकसित कर लिया। गाइस प्लीज़ कंप्यूटर का नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। और अब यह अत्याधुनिक मशीन अनुसंधान के उपयोग हेतु उपलब्ध है। वैज्ञानिकों के मुताबिक फोगाकू सुपर कंप्यूटर में जापान के सुपर कंप्यूटर की तुलना में 100 गुना अधिक प्रदर्शन करने की क्षमता है। तो दोनों कंप्यूटर्स के नाम याद रखने हैं। के सुपर कंप्यूटर कहाँ का था? जापान का था। फोगाकू भी जापान का है। क्षमता क्या है इसकी, ये भी याद रखिएगा। 2021 नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का विषय क्या है, यानी कि उसका थीम पूछा गया है। योर ऑप्शंस आर बुक्स आवर लाइफ, या फिर बुक्स क्रिएट फ्यूचर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, या फिर ये तीनों ही इसकी थीम है। कई बार ऐसा भी होता है एक से ज़्यादा थीम भी रख दी जाती हैं, ठीक है, और एग्जैक्ट वैसा ही यहाँ पर हुआ है। ये तीनों ही इसकी थीम है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का वर्चुअल उद्घाटन किया है। कार्यक्रम का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा किया गया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 वार्षिक आयोजन का 29वां संस्करण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, कौन सा संस्करण है यह पूछा जाता है। 2021 नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। व्हाट, मुझसे कुछ गड़बड़ हुई है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं गड़बड़ नहीं करना चाहती फिर भी हो जाती है क्या? ऑप्शन नंबर डी। गाइस थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न है, मैं इसको क्लियर कर दूंगी कि इसका डी है या फिर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों पर किस बल के न होने से पहिए फिसलने लगते हैं? ऑप्शन है घर्षण बल, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो बल है जिसकी ना होने से पहिए फिसलने लगते हैं वो है आपका घर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने में वस्तु का विरोध करता है, यही बल घर्षण बल कहलाता है। यदि सड़कों पर घर्षण बल ना हो तो पहिए जो है फिसलने लगेंगे। सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है, हमें बताना इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कुछ ज्वालामुखियों के नाम दिए गए हैं और ये कहाँ पर अवस्थित हैं, इनके नाम दिए गए हैं। माउंट पोपा इंडोनेशिया में है, कटमई अलास्का में है, टकाना ग्वाटेमाला में है और किनाबालू ये मलेशिया में है। बता दीजिए कौन सा इनकरेक्ट है। पहला ही इनकरेक्ट है क्योंकि जो माउंट मोपा है ये है आपका म्यांमार में है ना, यहाँ नहीं है, म्यांमार में है, इंडोनेशिया में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। हाँ जी, माउंट मोपा म्यांमार में स्थित है, न कि इंडोनेशिया में।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। सुपर मून वह दशा है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। बिल्कुल सही बात है, सही। ये मैंने कैसे बता दिया, सही है कि नहीं गलत, ये तो बाद में बताएंगे ना। ब्लू मून वह दशा है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर होता है। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। सुपर मून वह दशा है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ब्लू मून वह दशा है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के सबसे दूर होता है, ये सही बात नहीं है, ये बहुत गलत बात है। सही बात क्या है फिर? सही बात ये है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, रेयरली ऐसा होता है कि एक मंथ में दो पूर्णिमाएँ पड़ती हैं। ठीक है, जब दो पूर्णिमाएँ पड़ती हैं तो पूर्णिमा वाला जो चाँद होता है उसको ब्लू मून कहा जाता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, क्योंकि इसमें एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। जब किसी कैलेंडर माह में दो पूर्णिमाएँ होती हैं तो दूसरी पूर्णिमा वाले चाँद को ब्लू मून कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत कथन है। इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इसका आधिकारिक नाम पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। इसमें सतत विकास के लिए व्यापक कार्य योजना एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। एनवायरनमेंट से लिया गया क्वेश्चन है। इस सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। क्या आपको लगता है कि वह यही सम्मेलन था? मुझे तो नहीं लगता। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वह स्टॉकहोम था। क्या था? स्टॉकहोम समिट 1972 था, जिसमें एक सेकेंड, जिसमें क्या हुआ था, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से यहाँ पर हमें राज्यों और उसके क्षेत्रों से संबंधित कुछ सुमेलित करने हैं। मैग्नीज, भारत में मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, जैसे कि केंदुझर जो मैग्नीज क्षेत्र है वह ओडिशा में पाया जाता है। बालाघाट जिला जो है मध्य प्रदेश में, बोनाई महाराष्ट्र में, बेलारी जिला में, संदूर पहाड़ी पर कर्नाटक में है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि बोनाई महाराष्ट्र में है? जी नहीं, बोनाई ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोनाई मैग्नीज क्षेत्र ओडिशा में स्थित है, जबकि महाराष्ट्र में भंडारा जिला मैग्नीज क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी व प्राचीन संस्था कौन सी थी? ऑप्शन है सभा, विदत, समिति या फिर कुलप। ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी व प्राचीन संस्था कौन थी? बताइए आंसर क्या है। विदत थी ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऋग्वैदिक काल की सबसे बड़ी व प्राचीन संस्था विदत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार वर्ष 2011-12 में देश में 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। उसके बाद सी रंगराजन समिति के अनुसार 2011 और 12 में 29.5% लोग गरीब थे। हमें बताना कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। देखिए, एक्चुअली इसमें आपका दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो आंकड़े बताए थे ये सही है, यहाँ पर सही अंकित किए गए हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 में 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी। और बात करें अगर सी रंगराजन समिति की, तो उसके अनुसार 2011 एंड 12 में 29.5% लोग गरीब थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और कम्युनल अवार्ड, इनको हमें सीक्वेंस में लगाना। फटाफट से लगा दीजिए, पहले लगा लेते हैं उसके बाद हम आंसर देखेंगे। नहीं, पहले एक मिनट रुको, ऑप्शंस तो दिखा दूँ, आंसर भले ही नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, चलिए देखिए, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे कब की गई थी? जैन में की गई थी ना, यस, जैन 1930। ओके, बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो वह हुआ था नवंबर 1930। ठीक है, इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। ओके, कम्युनल अवार्ड कब हुआ था? 1932। भैया ये तो सीक्वेंस में ऑलरेडी लगा हुआ है, हमें तो कुछ लगाना ही नहीं है। वाओ, जनवरी, नवंबर, 1931, 1932, 1 2 3 4, बंद करो ये भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए, गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे जनवरी 1930 और प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, कम्युनल अवार्ड 1932। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना वो ये है। चलिए आंसर देखिए, एशिया के कितने देशों से ही
होकर विषुवत रेखा गुजरती है? ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। आज ऑप्शंस ऐसे बहुत आ रहे हैं ना, 1 2 3 4। खैर आपको आंसर बताने से मतलब है, आप कैसे भी आए, ठीक है। 2 हैं वो कंट्री जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया के मात्र 2 ऐसे देश हैं जिनसे विषुवत रेखा होकर गुजरती ही है। ऑप्शन आंसर है मालदीव एंड इंडोनेशिया। नाम याद रखिएगा इस प्लीज़। इस नदी का उद्गम पीलीभीत से होता है। यह मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। आंसर बताइए कौन सी नदी है, ये किसके बारे में बात हो रही है? घाघरा, रामगंगा, गोमती, टॉन्स। देखिए आंसर आपको कहाँ मिल सकता है। यह मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली एकमात्र सहायक नदी है। भैया अब तो आपको आंसर पता होना चाहिए। बताइए 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 बताइए, फटाफट बता दीजिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। गोमती? नहीं, गोमती नहीं हो सकती। गोमती का उद्गम फुलहर या गोमत झील यानी कि पीलीभीत से होता है। यह मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। नेक्स्ट है विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस का आयोजन कब किया गया था? 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर, 29 दिसंबर। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेना एक बार। 27 दिसंबर को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 27 दिसंबर 2020 को विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस का आयोजन किया गया था। बड़ा ही भयंकर है, कुछ नहीं है, बस इसका नाम सुन के ही दिमाग खराब होता है। हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है? योर ऑप्शंस आर ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। देखिए अमेरिका है वह कंट्री जिसने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित किया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अमेरिकी संसद जिसको कांग्रेस भी कहते हैं ने योग्यता और ज़रूरतों पर आधारित कार्यक्रम के तहत उच्च शिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के लिए मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है। चलिए ठीक है, आपके सेक्ट को भी मान लिया हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नेक्स्ट ये कि हाल ही में चर्चा में रहा सी विजिल क्या है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सुरक्षा पोर्टल है, शिक्षा संबंधी ऐप है, या फिर तटीय रक्षा अभ्यास है, या फिर समुद्री रक्षा प्रणाली है? आंसर कीजिए क्या है ये तटीय रक्षा अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सबको इसके नाम से लग रहा हो कोई ऐप है, ठीक है, बट ये कोई ऐप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हाल ही में द्विवार्षिक अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। गाइज प्लीज़ ये याद रखिएगा कौन सा संस्करण है। यह भारत का सबसे बड़ी तटीय रक्षा अभ्यास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं है ये बताना है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है झांसी में है, परीक्षा बांध झांसी में है, अर्जुन बांध झांसी में है, और सुकमा और डुकमा बांध भी झांसी में है। अर्जुन बांध झांसी में नहीं है, महोबा में है और अर्जुन नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अर्जुन बांध महोबा में अर्जुन नदी पर है। इस बांध से निकली नहर से महोबा तथा हमीरपुर के जिलों के क्षेत्रों को सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश के सबसे कम 1% वाले ज़िले कौन से हैं? यहाँ पर सीक्वेंस दिए गए हैं, यू नो वेरी वेल। मैं कभी सीक्वेंस नहीं पढ़ती हूँ तो यहाँ भी नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आंसर बता सकती हूँ। भदोही है, मैनपुरी और देवरिया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? महेश वर्मा, शिवनंदन नौटियाल। जुबिन नौटियाल मत करना इसको, शिवनंदन नौटियाल हैं वो। असिन कुमार हल्दर, वाजिद अली शाह। सो योर आंसर इज असित कुमार हल्दर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हल्दर हैं। ओके, देखिए 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और 49 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। गाइस 50 टेस्ट कंप्लीट होने वाले हैं आपके। देखिए मैं आपको एक बात कहनी हूँ, बात ये है, आप अपने सोर्स से पढ़िए अच्छे तरीके से। पेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो हमारे नोट्स हैं, खैर सोर्स से पढ़िए, उसके बाद ये टेस्ट लगाइए। गाइस लिटरली आई एम टेलिंग, आपको किसी चीज़ की नीड नहीं है। यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज़। और क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। अगर आपको लगता है तो आप 1 से 2-3 बार देख सकते हो क्वेश्चंस। वीडियोस पड़ी हुई हैं हमारी, कोई ऐसी प्राइवेट वीडियो नहीं की है हमने कि हाँ भाई आपको देख नहीं पाएंगे, आप उनको देख सकते हो प्रॉपर। सारे क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपको इस क्वालिटी का क्या बोलते हैं उसको अंदाज़ा तब पता चलेगा, इसकी अहमियत आपको तब पता चलेगी जब आप एग्ज़ाम जाओगे क्रैक करने के लिए। जब आप एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तब वहाँ जब आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ इन क्वेश्चंस की क्या अहमियत है,
ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यान से लगाइए, कोई भी क्वेश्चंस छोड़िए मत। ओके, सो ठीक है, बाकी तो प्लीज़ ख्याल रखिए अपना भी और दूसरों का भी। मैं तो बस यही कहूँगी यहाँ पर, सेफ्टी बरतिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।